जय हिंद दोस्तों। चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के फोरम पे जो एलटी ग्रेड मेंस के लिए सोशल साइंस का संदर्भ लेकर के जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट का पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के प्रश्नों के जो जवाब हैं उनको लेकर के मैं डॉक्टर वेदांत आगे चल के हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो सवाल है वो है कि राज्य वर्ग विभाजन का क्लास डिवीजन का परिणाम है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। ये है 125 शब्दों का प्रश्न। तो इसमें एक प्रकार से एक कथन दिया गया है कि राज्य वास्तव में वर्ग विभाजन का परिणाम है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर कोई स्टेटमेंट हो, अगर आपको ये आइडिया ना भी हो कि स्टेटमेंट किसका है, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में तो स्टेटमेंट बाकायदा आपको निर्दिष्ट करने पड़ते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है, गार्नर का है, लॉस्की का है कि किसका है। लेकिन मेंस में ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट बता ही दें कि किसका है। अगर आपको मालूम है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो उस स्टेटमेंट के सहारे आप सटीक उत्तर दे सकते हैं। जैसे राज्य वर्ग विभाजन का परिणाम है, ये वास्तव में मार्क्सवादी जो थ्योरी ऑफ स्टेट है ना, ये उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर जो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण है, जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, उसका जो अधिगम है उसे यहाँ पर लिखना है। तो स्वाभाविक है कि राज्य को मार्क्स ने क्या माना है? राज्य को मार्क्स ने माना है एक शोषक संस्था जो कि वास्तव में जो सर्वहारा है उसका शोषण करती है, और इसी रूप में वो जो बुर्जुआ वर्ग है, साधन संपन्न वर्ग है, हैव वर्ग है, वो उसके एक प्रकार से टूल के रूप में काम करती है। ठीक है, तो इस सेंस में उन्होंने राज्य को बताया कि राज्य की उत्पत्ति ही वास्तव में वर्ग विभाजन के कारण हुई और इसको एक एक्सप्लॉयटेशन के टूल के रूप में यूज किया जाता रहा है शुरू से लगा करके और बाद तक। जैसा कि उन्होंने 3 समाजों में बांटा है, आप जानते ही हैं कि जो एक प्रिमिटिव सोसाइटी थी ना, या एंशिएंट पीरियड की सोसाइटी थी, मिडिवल पीरियड सोसाइटी, और आज की इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। इन सभी के संदर्भ में आपको इसको समझाने की कोशिश करना है और बाद में दिखाना है कि कैसे रक्तशाली क्रांति के बाद जो थोड़े समय के लिए, अंतरिम समय के लिए, मार्क्स बताता है कि जो डिक्टेटरशिप का प्रोलेटरेट है यानी सर्वहारा का अधिनायकत्व है, उसकी स्थापना होगी, और उसके बाद जब साम्यवाद की स्थिति में ये परिणित होगा तो वो स्टेटलेस सोसाइटी होगी, यानी वहाँ पर राज्य नहीं होगा। वास्तव में साम्यवाद में या कम्युनिज्म में वो वास्तव में अंततः राज्य नहीं माना गया है, क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी होगी जो स्टेटलेस है, एक्सप्लॉयटेशनलेस है, क्लासलेस है ना, उसमें किसी प्रकार का वर्ग विभाजन नहीं है, किसी प्रकार का क्लास नहीं है, किसी प्रकार का वहाँ पर शोषण नहीं है, और किसी प्रकार का राज्य भी नहीं है। ठीक है, इसी सेंस में आपको ये चीज़ क्लियर करनी है। और यहाँ पर आखिर में अगर आपके पास वक्त बचता है तो आप ये कह सकते हैं कि इसी प्रकार अलग तरीके से, अहिंसक तरीके से, क्योंकि मार्क्स ने जो स्टेटलेस सोसाइटी की बात की अंततः कम्युनिज्म के रूप में, वो उसने हिंसा या रक्तशाली क्रांति के माध्यम से की। अगर इसी को अहिंसक रूप से कहा जाए तो अल्टीमेटली गांधी भी एक अराजक हैं, वो भी एक एनार्किस्ट हैं। अंत में उनके लिए भी राज्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए, ये पहला सवाल हुआ। पहले सवाल के बाद अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न बहुत सिंपल सा है, जो आप बहुत समय से पढ़ते रहे होंगे। प्लेटो का दार्शनिक राजा। तो आप जानते हैं कि प्लेटो ने जो उसकी अपनी पुस्तक थी द रिपब्लिक, उसमें उसने वर्चूज़ के बारे में और स्टेट के बारे में बताया है। तो उसने वर्चूज़ में जो बताने की कोशिश की है, उसने बताया कि सद्गुण है ना, वो उसमें क्या होता है, विजडम या विवेक, ठीक है ना, साहस, संयम और न्याय। ठीक है ना, विजडम, करेज, एज वेल एज एक प्रकार का जो कह सकते हैं कि किसी प्रकार के लोभ, लालच, इन सब की तुलना में अपने ऊपर आत्मनियंत्रण करना, है ना, और फाइनली ना न्याय या जस्टिस। इस तरह से 4 उसने वर्चूज बताए हैं। इनमें से उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि विवेक, यानी जो तर्क शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं, जिनके पास विवेक है, जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति हैं, वस्तुतः उन्हीं को ही राजकाज करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अंदर यह क्षमता होती है कि समाज को एक न्यायिक समाज में
पारित कर सकते हैं या वहाँ पर एक न्याय कायम कर सकते हैं, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि प्रयोजन है वो है समाज व्यवस्था में न्याय कायम करना। ठीक है ना। इसी सेंस में उसने दार्शनिक राजा की आवश्यकता की बात कही थी। यही बात आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करनी है। अगले सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल है दूसरे टेस्ट का। इसमें कहा गया है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की आज के भारत में प्रासंगिकता। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत पर उतना फोकस नहीं किया गया है जितना कहा गया है आज के भारत में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो प्रश्न का हमेशा ध्यान से पढ़िए और उसकी जो अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षा के आधार पर काम करिए। ऐसा नहीं करिए कि प्रश्न कुछ भी पूछा जा रहा है, आपने सिर्फ मंडल सिद्धांत देखा तो मंडल सिद्धांत को आपने लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्हें बताया गया साफ साफ कि जो मंडल सिद्धांत है उसका आज के भारत के रूप में क्या रेलेवेंसी है, इस रेलेवेंसी पर सवाल किया गया है, इस पर फोकस किया गया है। अगर ये 8 नंबर का सवाल है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो मंडल सिद्धांत है उसकी जो कह सकते हैं कि उसका जो कवरेज है मार्किंग में वो 3 नंबर से ज़्यादा का नहीं है। इसका मतलब कि 5 नंबर आपको इस पर मिलेंगे कि आप इसकी रेलेवेंसी लिखें, है ना, ना कि मंडल सिद्धांत को आप डिटेल करते जाइए और वो बाकायदा ग्राफ वगैरह बना दीजिए, फ्लो चार्ट बना दीजिए, लेकिन बाद में पता चला कि आपने जो मेन चीज़ है यानी प्रासंगिकता है उस पर आपने सिर्फ 2 लाइन लिखी ना। तो हमेशा आपको फिर जो उधर 3 नंबर है वो तो पूरे मिल जाएंगे, लेकिन वो जो 5 नंबर है उस 5 नंबर से मुश्किल से आपको 1 आध नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी प्रासंगिकता। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है इसमें 12 राज्यों को लेकर के भौगोलिकता के आधार पर किसी भी राज्य के शत्रु या मित्र की जो संभावना है उसको स्पष्ट किया गया है और इसी के आधार पर विदेश नीति के निर्धारण की बात की गई है। इसका मतलब है कि संक्षेप में अगर कहा जाए तो कौटिल्य का जो ये मंडल सिद्धांत है ये वास्तव में शत्रु बोध और मित्र बोध का भौगोलिक आधार है। क्लियर है ना। शत्रुबोध या मित्रबोध का भौगोलिक अधिक आधार है। जैसे कि जो हमारा पड़ोसी होगा वो हमारा स्वाभाविक विरोधी या शत्रु हो सकता है, जो उस पड़ोसी का पड़ोसी होगा वो हमारा स्वाभाविक मित्र हो सकता है ना, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ठीक है, इसी बेसिक बुनियाद पर, इसी बेसिक सिद्धांत पर मंडल सिद्धांत उन्होंने रखा और इसी के आधार पर उन्होंने विदेश नीति की बात की। अब इसके बाद आप इसकी प्रासंगिकता बताइए। जैसे कि आप देखते हैं कि भारत का हमेशा जो भारत के जो पड़ोसी हैं उसमें भी खास तौर से जैसे पाकिस्तान और चाइना, वो भारत के क्या हैं, वो भारत के एक स्वाभाविक या नेचुरल, है ना, या जिसको कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक शत्रु हैं, क्योंकि उनकी सीमाएं हमसे मिलती हैं। तो उन सीमाओं के मिलने के कारण वो हमारे प्राकृतिक शत्रु हैं। तो स्वाभाविक है कि जब उसके पार हम जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान, जैसे कि ताइवान, है ना, कोरिया, इस तरह के जो राज्य हैं जो कि उन मित्रों के, उन शत्रुओं के पड़ोस में हैं, उनसे उनकी शत्रुता होगी और हमारी उनसे स्वाभाविक मित्रता हो सकती है। यही कारण है कि भारत ने जब ये सरकार आई तो इस सरकार के जो ये प्रधानमंत्री हैं इन्होंने बहुत व्यापक रूप से जो मंडल लेवल पर स्थित राज्य हैं उनका व्यापक दौरा किया और उनके साथ, जिसमें उन्होंने मंगोलिया का दौरा किया था, है ना, म्यांमार का दौरा किया था, थाईलैंड का दौरा किया था, नेपाल का दौरा किया था। तो उन पड़ोसियों, जो हमारे मित्र पड़ोसी हैं, उनके साथ साथ ऐसे पड़ोसी जो शत्रु पड़ोसी हैं, उनके पड़ोसियों के पास जा करके उन्होंने अपनी जो मित्रता है उसको सुदृढ़ करने की कोशिश की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिद्धांत, मंडल सिद्धांत है, ये मनु के ज़माने से, क्योंकि मनु ने भी मंडल सिद्धांत दिया था, तो मनु के ज़माने से देखा जाए तो आज तक, चाहे वो कौटिल्य से होते हुए, कौटिल्य ने इसको बड़ा व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप से रखा, लेकिन फाइनली तब से लगा करके आज तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या अंग्रेज जब भारत में अपना साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद उन्होंने कायम किया, तो इसी को उन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी के रूप में इस्तेमाल किया था 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि उन्होंने इसको लगातार यूज़ किया और यही कारण है कि जब तक अंग्रेज यहाँ पर रहे, लगभग 200-250 साल, वहाँ पर कभी भी भारत पर बाहर से आक्रमण नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान को, तिब्बत को, इन सब को इस प्रकार के बफर स्टेट के रूप में रख लिया था, उदासीन और मध्यम राज्य के रूप में रखा हुआ था कि चाइना के साथ हमारी सीधी जो सीमा है वो मिलती ही नहीं थी। यही कारण है कि जो मंडल सिद्धांत है वो चाहे मनु का हो या कौटिल्य का हो, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अपने समय में था, और ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा क्योंकि ये प्राकृतिक भौगोलिकता पर आधारित एक जो नैसर्गिक संबंध है ये उनको निर्धारित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी मंडल सिद्धांत के आधार पर ही जो नीतियाँ हैं वो जो षड्गुण नीति है वो लागू की जाती है, जिसमें आप जानते हैं कि संधि होता है, विग्रह होता है, आसन, यान,
है, संशय, ये जो भी इस प्रकार की द्वैधी भाव, ये जो भी 6 नीतियां हैं, ये सब इसी के आधार पर कायम की जाती हैं। यही कारण है कि ईरान को लेकर के जब अमेरिका और ईरान के साथ संघर्ष हो रहा है तो वहाँ पर भारत ऑलमोस्ट चुप है। जबकि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है तो वहाँ पर उसकी जो पॉलिसी होती है वो बिल्कुल वॉच एंड एक्ट की होती है। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ आज के भारत में अपनाई जाती हैं विदेश नीति, विदेश मंत्रालय के द्वारा, वो वास्तव में कहीं ना कहीं मंडल सिद्धांत से ही प्रेरित हैं। इनके अलावा आप जब अगले प्रश्न पर चलेंगे तो आपका अगला सवाल होगा 125 शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक महत्व। अब यहाँ पे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन बहुत संक्षेप में आपसे पूछा गया है। बेसिकली कहाँ फोकस किया गया है? उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस पर। ठीक है, तो जो जुडिशियल रिव्यू है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू को पहले आप बताएंगे कि किसी भी प्रकार के जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो हमारे पास आर्टिकल 13 में बताया गया है कि कानून क्या है, विधि क्या है, लॉ क्या है, उसके अंतर्गत जो भी कानून आते हैं उनके संवैधानिकता का जो परीक्षण है वो सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। वास्तव में इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, जो कि हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिक बात आएंगे संवैधानिक महत्व। आप जानते हैं कि संवैधानिक महत्व जो है वो इसको 2 लेवल पर डिटेल करेंगे। एक तो संविधान का जो संरक्षण है वो निश्चित रूप से इसी के माध्यम से, यही वो टूल है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय वो संविधान की सुरक्षा का, संविधान की व्याख्या का, संविधान को हमेशा अपडेट रखने का काम करता है। अगर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो, न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं हो, तो स्वाभाविक है कि जो संविधान है वो केवल और केवल लेजिस्लेचर के एक कह सकते हैं कि उसके जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा। केवल जो विधानसभा है, संसद है, केंद्रीय विधानमंडल है, सिर्फ उसी के निगरानी में रहेगा, वो न्यायालय के निगरानी से हट जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप बता सकते हैं कि यही बात है, यही कारण है कि जब केशवानंद भारती का केस हुआ तो वहाँ पर ये बात ध्यान रखी गई कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें बिना किसी परिवर्तन के ही संविधान संशोधन को मान्यता दी गई। लेकिन इसी के जस्ट बाद मैडम गांधी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो संवैधानिक ये न्यायिक पुनरावलोकन है इसको उन्होंने बैन कर दिया था। और यही बात है कि जब जनता पार्टी की सरकार ने 44th अमेंडमेंट से इसको खोला तो 1980 के मिनर्वा मिल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहला काम यही किया कि न्यायिक पुनरावलोकन को हमारे संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया। तो जो पहला घोषित मूल ढांचा सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आधार पर किया गया है वो मिनर्वा मिल केस के आधार पर किया गया है। क्या? जुडिशियल रिव्यू को। क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रहता है तो स्वाभाविक है कि वो समय समय पर संविधान की व्याख्या कर सकता है, या फिर वो संविधान में किसी भी प्रकार के तोड़ने मरोड़ने या उसे किसी प्रकार से मिस इंटरप्रिटेट करने की कोशिश जो भी कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा की जा सकती है या की जाने की संभावना होती है, उसको वो निर्मूल साबित करता है। तो ध्यान रखना है आपको कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस पर बात करनी है, ना कि ज़्यादा बात आपको इसके जुडिशियल रिव्यू की बात पर करना है। अगला सवाल ये भी 8 नंबर का प्रश्न है, 125 शब्दों में। वो पूछा गया है कि CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यों के महत्व को रेखांकित कीजिए। ध्यान रखिए, यहाँ पर बात क्या की गई है? कार्य और कार्य के भी महत्व। तो यहाँ पर पहले आप कार्य बताते हुए उसके साथ उसका महत्व स्पष्ट करते चलेंगे। तो CAG का जो कार्य है उसको डिटेल से 1971 का जो कानून है ये CAG के संदर्भ में, उससे इसे ड्रॉ किया जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य उसको दिया गया है वो ये कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, या फिर जो सार्वजनिक उद्यम हैं यानी जो सरकारी कंपनियां हैं, इनसे संबंधित जो व्यय के लेखे हैं उनका ऑडिट करना और उनके राजस्व का मूल्यांकन करना, और उसमें अगर किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उसकी जांच करना। ठीक है, अब आप देखिए, इन्हीं के आधार पर आपको मालूम है कि जो भी सरकार की आय होती है वो चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, या फिर उसके द्वारा पोषित किसी प्रकार का सरकारी निकाय हो, चाहे वो कंपनियां हो, चाहे कोई स्वायत्त निकाय हो, इन सब को टैक्स पेयर का पैसा जाता है। तो स्वाभाविक है कि टैक्स पेयर का जो करदाता हैं उनकी एक एक कौड़ी का हिसाब किताब वास्तव में रखने का काम कौन करता है? CAG। और ये केवल यही काम नहीं करता है बल्कि वो ये भी देखता है कि जो खर्चे किए जा रहे हैं वो कितने कानून सम्मत हैं,
और अगर कानून सम्मत हैं तो फिर क्या उनमें किसी प्रकार की मितव्ययता संभव थी, और अगर संभव थी तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया है। इसी को कहा जाता है वित्तीय अनियमितता, और इसी अनियमितता की भी वो इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच करता है, और उसके बाद वो अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में और राज्यपाल के माध्यम से जो विधानसभा होती हैं राज्यों में, उनमें उसको रखवाता है, और इस पर उनसे संबंधित जो पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति होती है वो फिर इसका कह सकते हैं कि इसका अध्ययन करती है, और इससे संबंधित जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन करती है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पीएसी का जो नेता होता है, पीएसी का जो अध्यक्ष होता है, वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। तो स्वाभाविक है कि खर्च करने का काम अगर सरकार का, तो उस पर अंतिम रूप से निगरानी करने का काम सीएजी के माध्यम से आई रिपोर्ट को फाइनली कह सकते हैं कि उसको तस्दीक करने का जो काम है वो पीएसी के अध्यक्ष यानी विपक्ष के नेता के पास होती है। इस तरह से चेक एंड बैलेंस बनाया जाता है जनता के पैसे को लेकर के। तो जनता का जो पैसा है, जनता के टैक्स पेयर का जो पैसा है, उसकी एक एक कौड़ी का जो हिसाब किताब है वो सीएजी के माध्यम से ही संभव होता है। अगर सीएजी जैसी संस्था नहीं हो तो यहाँ पर जो सरकारी अनियमितताएं हैं, जो टैक्सेशन से संबंधित अनियमितताएं हैं, जो व्यय से संबंधित अनियमितताएं हैं, ये सभी चीज़ों का फिर कोई और छोर नहीं मिले। यही कारण है कि इस प्रकार की संस्था 1919 के एक्ट से जो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, और उसी को हमने ले लिया है आर्टिकल 148 से लगा करके 151 के बीच में। अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल हमारा है जिसमें अब हमको आंसर जो देना है वो 200 वर्ड्स में देना है, और इनका जो वो है नंबर है वो 8 नंबर ना होकर के 12 नंबर है। तो आगे के हमारे 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो 200 शब्दों के अंतर्गत लिखे जाएंगे, और इनका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 12 नंबर का होगा। तो इसमें कहा गया कि भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली की आवश्यकता से आप कहाँ तक सहमत हैं। यानी जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होती है, क्या ये भारत के लिए रिलेवेंट है? इससे अगर आप सहमत हैं तो बताइए, अगर नहीं सहमत हैं तो बताइए, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, सतर्क उत्तर दीजिए। जो भी आपका आंसर हो, जिसके भी पक्ष में जा रहे हों, उस पर आप लॉजिक, उस पर बाकायदा आप रीज़न बताइए। तो यहाँ पर पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड किया गया है कि आप इसके पक्ष में जा सकते हैं या विपक्ष में। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर इस वक्त संसदीय प्रणाली है, न कि अध्यक्षीय प्रणाली, जैसा कि अमेरिका में है, यूएसए में है। तो हम इसके विपक्ष में ही जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमने नहीं अपनाई है तो बहुत सोच समझ करके ही नहीं किया होगा। संविधान सभा में इतने बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ बैठे हुए थे, तब से लगा करके आज 80 साल का ये टाइम पीरियड बीत चुका है, बड़े बड़े यहाँ पर कानूनविद आके निकल चुके हैं, तो किसी ने भी इस प्रकार की बात तो उठाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के इतने रिजिड हुए कि फाइनली अध्यक्षीय प्रणाली को लेकर के कोई आंदोलन चले। इसका मतलब है कि अध्यक्षीय प्रणाली भारत के लिए उतनी ज़्यादा सटीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह है कि पहले आप इसके पक्ष में तर्क देंगे, क्योंकि अध्यक्षीय प्रणाली की 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो इसमें कोई मध्यावधि चुनाव नहीं होता, तो सरकार स्थिर रहती है। दूसरी बात कि अध्यक्षीय प्रणाली में हमेशा निर्णय जल्दी होता है, क्योंकि सिर्फ अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट को निर्णय लेना रहता है। उसके पूरी एक जो औपचारिकता होती है मंत्रिपरिषद की, या फिर संसद से उसको कंसल्ट करने की, इस तरह की कोई बात नहीं होती, उसमें बहस जैसी कोई बात नहीं होती है। वहाँ पर सीधे सीधे राष्ट्रपति कोई भी, तो स्थिरता, क्विक डिसीजन यानी जो निर्णय की तत्परता है, इन दोनों बातों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी होती है अध्यक्षीय प्रणाली में, कि अध्यक्षीय प्रणाली हमेशा जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको मतलब कह सकते हैं कि अप्रोच करना आसान होता है। लेकिन हमने इसको नहीं अपनाया है, क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है, और विविधताओं के देश में सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही अध्यक्ष या एक ही हम अगर प्रेसिडेंट चुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उत्तर से होगा या दक्षिण से होगा या पूरब से होगा या पश्चिम से होगा, किसी एक जाति, एक धर्म, एक विशेष प्रकार के वर्ग या क्षेत्र से संबंधित होगा। लेकिन मंत्रिपरिषद में क्या होता है, वो पूरा एक गुलदस्ता होता है, और मंत्रिपरिषद में सभी को मौका मिलता है, सभी का रिप्रेजेंटेशन होता है। यही कारण है कि हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है। दूसरी बात कि जो ये अस्थिरता की बात है, ये बीच में इस प्रकार की चीज़ें आती रहीं, खासतौर से 89 से लगा करके 2014 तक। लेकिन अन्यथा स्थिति में देखा जाए तो हमारे पास जो राजनीतिक स्थिरता है उसकी बहुत बड़ी समस्या पिछले जो 80 साल हैं उनमें अगर इन 20-25 सालों को निकाल दिया जाए तो नहीं रही है। उनमें भी कुछ विशेष पॉकेट हैं जहाँ पर ये समस्या ज़्यादा रही है, खासतौर से 96 से लगा करके 99 के बीच में। ठीक है, तो इसको लेकर के हम इतना हाराकिरी नहीं कर सकते कि हम अपनी प्रणाली को बदल करके अध्यक्षीय बनाएं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मल्टी
सोसाइटी है हमारी, मल्टीप्लिकेशन है हमारा, जो हमारे पास एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुरंगी समाज है, उस समाज को हमेशा स्थिरता देने का जो काम है और उसको प्रतिनिधित्व देने का काम है, वो अध्यक्षीय प्रणाली की तुलना में संसदीय प्रणाली ज़्यादा बेहतर ढंग से करती है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ये कि राज्यसभा की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर सीधा सीधा आपके 12 नंबर में 6 नंबर का सवाल है। पहला पूछा गया है आवश्यकता, दूसरा महत्व। तो आप जानते हैं कि किसी भी अपर हाउस की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है ताकि जो डिबेट है वो एक लंबे समय तक किया जा सके, कोई निर्णय जल्दबाजी में न लिया जा सके, कोई निर्णय जो है वो दूरदर्शितापूर्ण ढंग से लिया जा सके। किसी भी निर्णय को लेने में हर प्रकार के वर्ग, हर प्रकार की जो कह सकते हैं कि धर्म है, जातियां हैं, या यहाँ का जो अलग अलग जो अपेक्षाएं हैं, कल्चर हैं, है ना, वो खासतौर से जो फोक कल्चर हैं, लोक संस्कृतियां हैं, उन सब का रिप्रेजेंटेशन संभव होता है। और यही कारण है कि जो राज्यसभा होती है वो एक कंप्लीट कह सकते हैं कि सदन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी होती है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि लोकसभा में तो जनता का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन यहाँ पर राज्यों का भी प्रतिनिधित्व जो है वो रखा गया है, इसलिए राज्यसभा की आवश्यकता थी। यही कारण है कि ऐसी स्थिति राज्यों में नहीं होती है, इसलिए राज्य में विधान परिषद को यानी अपर हाउस को वो ऑप्शन में दे दिया गया है, वैकल्पिक है। अगर आप चाहें, राज्य अगर चाहे तो वो संसद से कह सकती है कि वो विधान परिषद की स्थापना करे, अन्यथा स्थिति में अगर स्थापित विधान परिषद भी है तो उसको वो हटवा सकती है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि राज्यसभा केंद्रीय लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर यह बहुत ज़रूरी संस्था होती है। दूसरी बात कि इसका महत्व आप समझ चुके होंगे कि जब बहुसंस्कृति होती है तो स्वाभाविक है कि उसमें हर प्रकार का रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है, हर प्रकार के वर्ग, हर प्रकार की जातियों, हर प्रकार के धर्म, हर प्रकार की कल्चर, हर प्रकार के लोक जीवन या क्षेत्र की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, उन सब की पूर्ति होती है। यहाँ तक कि इसमें 12 लोग जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो भी अलग अलग फील्ड से आते हैं, चाहे उनका संबंध साहित्य से हो, विज्ञान से हो, कला से हो ना, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से हो जो कि जिसका रिप्रेजेंटेशन सामान्यतः निर्वाचन के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करके उनका भी जो प्रतिनिधित्व है वो लेके आता है। अगर राज्यसभा नहीं हो तो स्वाभाविक है कि ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी, इसलिए राज्यसभा की आवश्यकता होती है और राज्यसभा को नहीं हटाया गया यहाँ से, जो कि विधान परिषद के लिए विकल्प रखे गए हैं। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में गोखले के योगदान की चर्चा कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपके इस सिलेबस में तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर ना, इनके योगदान की बात की गई है, गांधी वगैरह की भी है इसमें। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें गोखले का योगदान बताइए। गोखले के योगदान को आप खासतौर से 2 चीज़ों पर रख सकते हैं। गोखले कोई तिलक की तरह एक जनप्रिय नेता भले ना रहे हों, यानी जनता के बीच में जाकर के उनकी जो लोकप्रियता है वो भले उतनी ना रही हो, लेकिन उन्होंने संसदीय जीवन को बहुत ही ऊंचे लेवल तक फैलाया। तो एक तो उन्होंने सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने जब से एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस के एक प्रमुख नेता की कमान संभाली, खासतौर से जब 1900 के बाद के समय से वहाँ से लगा करके और 1914 के बीच में, वहाँ पर उन्होंने संसद में कांग्रेस को जीवित रखा। एक प्रकार से जो भी पार्लियामेंट्री डिबेट होता था वो गोखले के इर्द गिर्द घूमता था। गोखले के जो विद्वतापूर्ण भाषण है, गोखले के जो विद्वतापूर्ण जो अप्रोच है, वो हमेशा अंग्रेजों को परेशान करता था। तो इसका मतलब हुआ कि एकेडमिकली, है ना, भले वो उतने पॉपुलर जनता के बीच में ना हो, लेकिन एकेडमिकली जो गोखले हैं उनका कोई सानी नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब सभी बहुत प्रमुख जो नेता हैं, इवन जिसमें तिलक भी हैं, बिपिन चंद्र पाल भी हैं, और बड़े जो नेता हैं, खासतौर से गांधी तो उस वक्त हैं ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में 1908 से लगा कर 1914 के बीच का जो समय है, वो जो समय अंतराल है, उसमें कांग्रेस को जीवित रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ गोखले और फिरोज शाह मेहता ने काम किया। वरना कांग्रेस, जैसा कि कर्जन का स्वप्न था कि कांग्रेस मरणासन्न स्थिति में है और इसका मर जाना ही बेहतर है, तो वो बंगाल विभाजन और उसके बाद धीरे धीरे उसको ऐसे स्टेज पर पहुंचा दिया था जहां पर कि हो सकता है कि कांग्रेस ख़त्म भी हो सकती थी, उसका बंटवारा भी हो चुका था। आपको मालूम है कि सूरत का विघटन भी हो चुका था। लेकिन 8 से लगा करके 14 के बीच में गोखले और फिरोज शाह मेहता ने खासतौर से इस कांग्रेस को जीवित रखा, और फिर 15-16 के बाद तो फिर कांग्रेस धीरे धीरे फिर रिवाइव कर गई। तो एक तो गोखले का योगदान इस सेंस में है, और दूसरा गोखले का योगदान एक इनडायरेक्ट सेंस में है, वो ये कि गोखले ने गांधी को तैयार किया। तो अगला जो नेतृत्व है,
जो गांधी के रूप में आया और जिसको माना जाता है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक निर्णायक भूमिका दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी को गांधी बनाने का जो काम है वो गोखले ने किया था, क्योंकि गांधी खुद गोखले को अपना गुरु मानते थे और गोखले ने ही उनको भारत में आने के बाद ये सलाह दी थी कि आप पूरे देश में पहले घूमिए, इसको समझने की कोशिश करिए, और जब समझ लीजिए तब फिर आप अपना जो नेतृत्व है और जो आपकी जो भूमिका है या जो कह सकते हैं कि आपका जो टास्क है वो आरंभ कीजिए। तो गोखले के कहने पर ही गांधी ने पहले अधिवेशन में 1902 में भाग लिया था, आईएनसी के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में। गोखले के कहने पर उन्होंने पूरे देशाटन किया था और गोखले को ही अपना गुरु मान करके गोखले के आधार पर ही उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और गोखले की तरह ही वो भी शांतिवादी एक नेता सिद्ध हुए। तो इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस को कंटिन्यूएशन देने, खासतौर से जब वहाँ पर लीडरशिप की क्राइसिस थी, तो वहाँ पर कंटिन्यूएशन देने में गोखले का योगदान है। और दूसरा बड़ा योगदान गांधी को है ना तैयार करने का, गांधी को गांधी बनाने का जो योगदान है वो भी गोखले का है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और ये प्रश्न है आपका कि अनुच्छेद 249 और 356, अनुच्छेद 249 और 356 भारत के संघीय ढांचे को से कहाँ तक सुसंगत है। आपको मालूम है कि अनुच्छेद 249 वो क्या करता है, वो करता ये है कि राज्यसभा को ये अधिकार देता है कि अगर वो सहमत हो तो एक साल के लिए वो संसद को ये प्राधिकार दे सकता है कि वो राज्य सूची पर कानून बनाए। ठीक है, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का प्राधिकार कौन देता है? राज्यसभा। क्यों? क्योंकि वो राज्यों का सदन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि राज्य सूची 249 के आधार पर किसके पास आ जाती है? केंद्र के पास या केंद्रीय विधानमंडल या संसद के पास। ऐसे में संसद केवल संघ सूची पर ही नहीं, केवल संवर्ती सूची पर ही नहीं, बल्कि राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। तो शांति के समय आप कह सकते हैं कि सभी जो शक्तियां हैं वो एक प्रकार से कहाँ आ सकती हैं? केंद्रीय विधानमंडल या संसद में। तो जो संघात्मक स्वरूप है वो कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। संघात्मक स्वरूप में आप जानते हैं कि शक्तियों का विभाजन किया गया है हमारी अनुसूची 7 में, और उसमें हमने संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची बनाई हुई है, जिसमें राज सूची को पूरा अधिकार दिया गया है कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो उन पर कानून बनाएं। ठीक है, लेकिन 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि एक साल के लिए कानून बनाने का जो प्राधिकार है वो संसद को राज्य सूची पर मिल जाता है। तो इसका मतलब कि राज्य सूची को टेक ओवर कर लेती है संसद राज्यसभा के माध्यम से। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये एक साल करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सूची का एक प्रकार से परमानेंट अपहरण किया जा सकता है 249 के आधार पर। तो निश्चित रूप से संघात्मक ढांचा जो है वो एकात्मक में तब्दील हो सकता है। दूसरी बात 356, आपको मालूम है कि 356 वो एक आपात उपबंध है, जिसमें कि अगर कोई भी राज्य सरकार संवैधानिक तरीकों से काम नहीं कर रही है या वहाँ पर जो संविधान के प्रावधान है उनका उल्लंघन हो रहा है या वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो चुकी है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट पर वहाँ का जो शासन है, वहाँ की जो सरकार है, उसको बर्खास्त करके और उसको टेक ओवर कर सकती है केंद्र सरकार या केंद्रीय सत्ता। तो ऐसी स्थिति में ये भी क्या कर देता है? अंत में संघात्मक ढांचे को एकात्मक में तब्दील कर देता है। तो दोनों ही अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि संघीय ढांचे के साथ सुसंगत नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको कि 249 का प्रयोग तभी होगा जब राज्यसभा में उसे बाकायदा एक रेजोल्यूशन के माध्यम से, एक संकल्प के माध्यम से पारित किया जाए, जो कि आसान काम नहीं होता क्योंकि उसमें विपक्षियों के भी सांसद होते हैं राज्यसभा में। और दूसरी बात कि 356 उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो हस्तक्षेप कर सकता है, यानी अगर कोई उस पर अपील करता है 356 को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि क्या ये दुराशयपूर्ण तो नहीं है, और अगर ये मेलाफाइड इंटेंशन से 356 लागू किया गया है तो वो जो भंग विधानसभा है और जो बर्खास्त सरकार है दोनों को फिर से रिस्टोर कर सकती है, बहाल कर सकती है। इसका मतलब हुआ कि अब इसे संघीय ढांचे के साथ सुसंगत रूप से सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो अभी हमने आपको सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बताया, ये 1994 का निर्णय है। 1994 का SR बम्बई का केस है, उसमें उन्होंने ये निर्णय दिया था कि अगर 356 मेलाफाइड इंटेंशन से लागू किया गया है, दुराशयपूर्ण ढंग से लागू किया गया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बर्खास्त सरकार को फिर से बहाल कर सकती है। अंतिम सवाल आज का देखते हैं। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि मनु द्वारा निर्दिष्ट राज्य के कार्यों का वर्णन करिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि मनुस्मृति में जो मनु ने राज्य के कार्य बताए हैं उसमें उन्होंने खास तौर से
जो कार्य बताएं उन्हें हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो है संरक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ, जिसमें कि प्रजा की सुरक्षा करनी है। ये बेसिक कार्य है किसी भी राज्य का कि आंतरिक मामले से, आंतरिक थ्रेट से या बाह्य थ्रेट से, यानी बाहरी या आंतरिक किसी भी प्रकार के खतरे से जनता को बचाना, प्रजा को बचाना, ये बिल्कुल बेसिक काम है। इसके साथ साथ धर्म की भी रक्षा करना। यहाँ पे ध्यान रखिए, धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं, कोई मजहब नहीं। धर्म का मतलब है जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखना और उसके लिए धर्मशास्त्र का प्रयोग करना, ठीक है ना। इसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि इन सब के लिए दंड नीति बहुत आवश्यक है और उन्होंने 4 प्रकार के दंड बताए थे, है ना। वाक दंड, धिक दंड यानी धिक्कारना, चेतावनी देना। इसके अलावा फिर उन्होंने बताया था धन दंड, है ना, यानी जुर्माना लगाना, या फिर वध दंड यानी शारीरिक किसी प्रकार का दंड देना। ये सभी प्रकार के दंड के माध्यम से उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था की बात की थी, और ये सुरक्षा किसकी, प्रजा की भी और समाज की भी, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम बताया था राज्य का, वो उन्होंने ये कहा कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो लोकरंजन का काम करे, यानी जन कल्याण का काम करे, लोक कल्याण का काम करे। वो पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है उसके बारे में उन्होंने पहले से ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि उसको इस प्रकार का काम करना चाहिए, जैसे कि कुएं खुदवाना, कहीं प्याऊ लगवाना, या लोगों के लिए सराय बनवाना, या फिर जो अनाथ हैं, गरीब हैं, या जिनके पास खाने पीने को नहीं, उसकी व्यवस्था करना, उनके आवास की, आश्रय की व्यवस्था, शेल्टर की व्यवस्था करना। इस प्रकार से बहुत से ऐसे काम जिनके माध्यम से वो कह सकते हैं कि अगर वो कोई जंगली कह सकते हैं कि अगर जानवर का थ्रेट है तो वो शिकार के माध्यम से उसको समाप्त करना। इस तरह से बहुत से लोकरंजन काम जो है वो करने का काम भी मनु ने बताया था कि ये राज्य अथवा राजा का होता है। इसके अलावा मनु ने यह भी स्पष्ट किया कि राजा केवल प्रजा की रक्षा, समाज की रक्षा या धर्म की रक्षा, दंड नीति का पालन ही ना करे, बल्कि लोकरंजन का काम ही ना करे, बल्कि साथ ही साथ वो ये ध्यान रखे कि जो विदेश नीति है ना, जो विदेश के साथ उसके जो संबंध हैं उनको भी बहुत कायदे से उसको चलाना होता है। क्योंकि अगर विदेश का काम अच्छे ढंग से नहीं चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे पास हमेशा कोई ना कोई युद्ध का खतरा रहेगा, और युद्ध से समाज को या मानो धन जन की हानि होती है। तो यही कारण है कि उन्होंने भी मंडल सिद्धांत दिया था। और षड्गुण नीति, षड्गुण नीति वही संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्वैधीभाव, इस प्रकार की नीतियों का भी उन्होंने पालन किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाद में फिर कौटिल्य ने इसको और वैज्ञानिक ढंग से रखा। आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि मनु ने भी अगर इसी प्रकार के षड्गुण नीति और मंडल सिद्धांत दिया है, कौटिल्य ने भी दिया, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में वास्तव में अप्रोच का अंतर है। मनु के जो विचार हैं वो वास्तव में नैतिकतावादी हैं, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा ही वो धर्मशास्त्र से प्रेरित हैं, ठीक है। वो एक धर्मसम्मत समाज, एक धर्मसम्मत राज्य की स्थापना के इच्छुक हैं या प्रयोजन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो विचार कौटिल्य के हैं वो वास्तव में बहुत ही व्यवहारिक हैं, यथार्थवादी हैं, वैज्ञानिक हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि उनका जो अप्रोच है वो कूटनीतिक है ना। वो एक चतुर चालाक राजा की बात करते हैं, और साथ ही साथ साम्राज्य विस्तार यानी चक्रवर्ती राज्य, चक्रवर्ती सम्राट की बात करते हैं। तो इसलिए दोनों के अप्रोच में एक जैसे नहीं कि एक इथिकल अप्रोच है और दूसरे का बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है या डिप्लोमेटिक अप्रोच है। इसलिए कौटिल्य अपेक्षाकृत ज़्यादा रिलेवेंट है आज के समय में। इस तरह का कोई अभी सवाल हम लोगों ने पीछे देखा भी है। तो मनु द्वारा निर्दिष्ट राज्य के कार्य स्पष्ट हो गए आपके पास। प्रजा की रक्षा, धर्म की रक्षा, विदेश संबंध, उसके अलावा दंड नीति, है ना, प्रजा रंजन का कार्य करना, है ना, प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा के लिए लोक रंजन का काम करना या प्रजा के लोक कल्याण का काम करना। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कराधान, है ना, टैक्सेशन बहुत ही धर्मसम्मत होना चाहिए, और टैक्सेशन की जो वसूली है वो इस ढंग से हो कि अल्टीमेटली वो भी जनता के ही हित में लग जाए। आपने सुना होगा कि भारतीय परंपरा में ये बहुत पुराना, महाभारत में भी ये बात कही गई है कि किस तरह से जो राजा है वो एक ऐसे सूरज की तरह होता है जो समुद्र से वाष्प उठाता है और फिर बाद में उसी की वर्षा कर देता है। वैसा ही कराधान का जो स्वरूप है वो बताया था हमारे मनु स्मृति में मनु ने। इस तरह से कह सकते हैं कि इन 5 प्रकार के कार्यों के माध्यम से मनु ने राज्य के कार्यों को स्पष्टीकरण दिया, और लेकिन उनका जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा नैतिकतावादी था, धर्मसम्मत था। जबकि आज का जो अप्रोच होता है वो यही सारे काम आज भी राज्य के हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रैक्टिकल, कूटनीतिक, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवहारिक हैं। तो ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर का सॉल्यूशन
और उम्मीद है कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और इस प्रकार के जो क्वेश्चन संभावित हैं उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके और इस तरह के फॉर्मेट में, जो ये आंसर कॉपी के फॉर्मेट है, इस प्रकार के फॉर्मेट में आप इसकी प्रैक्टिस करके और हमारे इस प्रकार के जो मार्गदर्शन है उसमें के माध्यम से हम आपको सहयोग कर सकते हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में, खासतौर से क्वेश्चन के आंसर को और ज़्यादा सटीक बनाने में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर क्रिएट करने में। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में चला रहे हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रकार की जो कह सकते हैं कि सुविधा है वो उपलब्ध है। और यहाँ पर जो ये मेंस का ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है ये TTS में चल रहा है, यानी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो ये जो ट्यूसडे को हुआ था टेस्ट, उसका ये दूसरे टेस्ट का ये आंसर है। इसके पहले जो सैटरडे का टेस्ट हुआ है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, है ना। अगर किसी प्रकार का और कांटेक्ट करना है या पर्सनली मिल करके अपने मेंस को और ज़्यादा बेहतर बनाना है या आगे किसी परीक्षाओं में आपको बैठना है तो उसका अगर कुछ गाइडलाइन लेना है तो आप चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे आपकी मुलाकात हो सकती है। धन्यवाद। कितना लगा टाइम पता नहीं।